आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बेसिक ज्योग्राफी की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जानेंगे विषुव क्या है, अयनांत क्या है, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं, उपसौर अपसौर आदि को जानेंगे। इससे पहले हम लोग समझ लें कि जो पीछे वीडियो में हम लोग जानकारी लिए थे पृथ्वी की गति के कारण ये इसमें क्या होता है कि दो तरह की गतियाँ होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। इससे हम लोग परिचित हो चुके हैं। अब अगला जो स्टेप होगा वो उसको हम लोग जानेंगे कि प्रदीप्ति वृत्त। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पर वो है प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त, इसी को प्रकाश वृत्त भी कहा जाता है, इंग्लिश में इल्यूमिनेशन सर्कल। इसको हम लोग ध्यान देंगे कि ये हमारी पृथ्वी है, अपने अक्ष पर झुकी हुई दिख रही है और पूरब की ओर से सनलाइट आ रहा है। सनलाइट जो आ रहा है तो गोला होने के कारण इसके आधे भाग पर पड़ रहा है। तो आधे भाग पर जो पड़ रहा है, ध्यान देंगे आप लोग कि ये इसकी परिभाषा बन जाती है प्रदीप्ति वृत्त की। प्रदीप्ति वृत्त कहते किससे हैं? तो वैसी स्थिति में होता है कि ग्लोब का वह भाग जिस पर आधा भाग प्रकाशमय होता है और आधा भाग अंधेरा से युक्त रहता है, उस रेखा को क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति वृत्त के नाम से जाना जाता है। यह जो रेखा है ये गोला चुकी है, ये पृथ्वी, तो इसके इस भाग में भी है और पीछे भाग में भी है, तो ये एक वृत्त का रूप ले लेता है, इसीलिए इसको वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो प्रदीप्ति वृत्त मीन सनलाइट से, यानी सूर्य की रोशनी से जो आधा भाग हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रकाशित भाग है, यानी यहाँ पर दिन हुआ है। क्या हुआ है? दिन। और इसके पीछे जो यह रेखा बन रही है, रेखा से पीछे अंधेरामय है। तो अंधेरा जो है, यहाँ पर स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ तारे निकले हुए, यानी अंधेरा हो गया है। तो अंधेरा वाला जो भाग है ये रात को शो करता है, यानी यहाँ पर दिन है और यहाँ पर रात है। एक चीज़ और ध्यान देने का है कि जब कभी भी सनलाइट पड़ता है तो ये जो दोनों ध्रुव है, इन दोनों ही ध्रुवों पर एक साथ नहीं पड़ता है, या तो उत्तर की ओर होगा या फिर दक्षिण की ओर होगा। एक साथ उत्तर और दक्षिण दोनों पर नहीं होता है। तो इस तरह से कभी भी दोनों ध्रुवों पर एक साथ ये प्रदीप्ति वृत्त नहीं मिलता है। ये जब कभी मिलेगा तो इसी स्थिति में मिलेगा कि एक ध्रुव वो सनलाइट की ओर होगा और एक ध्रुव क्या होगा? वो सनलाइट से पीछे होगा। यही वजह है कि 6 माह का दिन और 6 ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रदीप्ति वृत्त किसे कहेंगे? प्रदीप्ति वृत्त वह भाग है, ग्लोब का वह भाग जो इसके आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात होता है। यानी प्रकाश जिधर से सनलाइट का पाता है उधर दिन, और जिधर प्रकाश रहित होता है उधर क्या हो जाता है? रात। और इसी रेखा को जो दर्शित करता है उसे कहा जाता है प्रदीप्ति वृत्त। अगला, अपनी जानकारी को दुरुस्त करते हुए हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देंगे। ये पूरा जितना भी हम लोग छोटा छोटा चीज़ जान रहे हैं, दैनिक गति में घूर्णन, परिक्रमण, विषुव, अयनांत या प्रदीप्ति, उन सारे सब में इसका बहुत बड़ा रोल है इस जानकारी का। तो इसको पहले हम लोग जान लें कि ये पूरी हमारी पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी जो है यहाँ पर ये डॉट लाइन में दिखाई दे रहा है कि सीधा एक लाइन खिंचा हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। यहाँ पर यह जो स्थिति आती है तो हम जानते हैं कि अपने अक्ष पर ये कितना झुकी हुई है? 23.5। तो यहाँ से यह जो रेखा है हमारी वो 23.5 डिग्री झुक गई है। जो काल्पनिक रेखा है वो अक्ष बनाती है। तो यहाँ से यहाँ ये 23.5 डिग्री हमारी धरती झुकी हुई है। झुका ही होने के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है, छोटा और बड़ा दिन और रात होते रहता है। एक बराबर की स्थिति दूसरी होती है। यहाँ पर ये इसके बाद यह जो एरिया आता है ये 66.5, 90 डिग्री में से अगर 23.5 हट गया तो 23.5 कहाँ झुक गया है? अक्ष की ओर। तो बचा कितना? 66.5। तो 66.5 जो है ये कक्ष
ये क्या तैयार करता है, कक्ष, और ये हो जाता है ये अक्ष। अक्ष से कितना दूर है, तो 23.5 डिग्री। और कक्षीय दूरी क्या है, तो 66.5 डिग्री। ये जानकारी ध्यान देना है। अक्षीय दूरी 23.5 और कक्षीय दूरी 66.5। ठीक, अब इसके बाद हम लोग और ख्याल करेंगे कि इसको बताने का रीज़न क्या है। यहाँ पर यह जो डॉट लाइन है ये यहाँ तक गई हुई है, ठीक है, और यही डॉट लाइन यहाँ तक है। यह जो स्थिति बनती है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह जो डॉट लाइन है वो क्या तैयार करती है, ये 23.5 डिग्री की रेखा। यहाँ ठीक बीच में ये 0 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, विषुवत रेखा, और ये हो गया 23.5 कर्क रेखा, और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। अब इसको बताने का मेन रीज़न यह है, सूर्य हमेशा पूर्व की ओर से निकलता है। पूर्व से सूर्य निकला, तो पूर्व से जो सूर्य निकला, ये चूँकि हमारी धरती क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है। पश्चिम से पूर्व मूव करने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य कहाँ है, पूरब की ओर स्थित है। तो हमेशा यह पूरब की ओर दिखता है। मेन है कि इसका जो लाइट आता है इतने ही दूरी को तय कर पाता है। यह हमेशा ख्याल करेंगे कि पूरी धरती पर लाइट, सनलाइट जाता है, लेकिन जो सीधा लंबवत जिसको कहा जाए, सीधी किरणें जो पड़ती हैं वो मात्र 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक ही सीमित होती है। यही कारण होता है कि उत्तरी अयनांत, अयनांत का अर्थ ही होता है अयन का अंत यानी किरण का अंत, और ये हो जाता है दक्षिण अयनांत। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसीलिए इस फिगर को मैं समझा ली कि इसको हम लोग समझे कि इतने ही दूर में यह सूर्य का जो प्रकाश अयन होता है वो इतने ही दूर में क्यों जाता है, इसको हम लोग समझे। क्योंकि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुकने के कारण यह क्या होता है, इसका जो हम लोग का कक्ष तल है उससे ये रेखाएं तैयार होती हैं, और उसी के चलते इतने ही दूर तक में हमारे सूर्य का जो सीधा प्रकाश पड़ता है वो सीमित रहता है। इसके ऊपर अगर प्रकाश जाता भी है तो वो तिरछी रेखाओं के रूप में जाता है, तिरछा गमन करता है, सीधा गमन नहीं करता है। आगे जितनी भी घटनाएं घटित होंगी इस चीज़ को केंद्र में ध्यान रखना है कि ये कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। क्योंकि यह जो धरती है इसको अगर एक सीधी रेखा से 180 डिग्री बांट दिया जाए तो ये चीज़ हम लोग को तैयार मिलेगा, लेकिन ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, जो मुख्य रेखाएं हैं वो प्राप्त हो रही हैं। और मुख्य रूप से ज्योग्राफी का जो यह पार्ट है वो मुख्यतः इस पर डिपेंड है, जो आगे हम लोग जिन शब्दों के बारे में परिचित होंगे उन सब का उसमें यह दिखाई देगा कि इसका क्या उसमें रोल है। अब आगे सदैव ध्यान देना है कि इतने से लेकर के यह जो जेड आकार की आकृति बन रही है, इतने ही दूर में सूर्य का सीधा प्रकाश मिलता है, और उसी की वजह से सारी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं ज्योग्राफिकल वो दिखाई देंगी। अब मान लिया जाए कि बहुत अधिक गर्मी का पड़ना किन क्षेत्र में होगा, तो जहाँ सीधी किरण पड़ेगी वहीं होगा। पेड़ पौधे कैसे मिलेंगे, ये सारी जितने भी ज्योग्राफिकल जानकारियां हैं इस पर ज़्यादा डिपेंड है। इसलिए इसको हमेशा ख्याल रखना है कि किस तरह से सूर्य का सीधा प्रकाश इन क्षेत्रों में पड़ता है और बाकी क्षेत्रों में तिरछा होते होते न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। आगे अपनी जानकारी को बढ़ाते हुए हम लोग जानेंगे इस वाले फिगर के द्वारा अयनांत, अयनांत विषुव, अयनांत और विषुव को जानेंगे। परिक्रमण गति को जानते समय हम लोग इस फिगर से रूबरू हो चुके हैं। वैसी स्थिति में हम जाने थे कि किस तरह से ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन को भली भांति समझ चुके हैं। अब आगे यह जानेंगे कि अयनांत और विषुव ये क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या रीजन होता है कि अयनांत और विषुव के नाम से किस चीज़ को जाना जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर धरती का नक्शा है,
और धरती जो है वो किस तरह से अपने जगह पर मूव करते हुए आगे बढ़ रही है और इन स्थितियों को प्राप्त कर रही है। अयनांत का अर्थ होता है अयन का अंत होना, जो पिछले फिगर में हम लोग देखे थे जिसको, उसमें जान चुके हैं कि अयनांत क्या होता है, जहाँ पर सूर्य का अयन अंतिम स्थिति में होता है उसको कहा जाता है अयनांत, और जो कि कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर होता है। निश्चित है कि इसी दोनों रेखा पर वो खत्म होगा, क्योंकि जेड वाली आकृति याद करो। अब यहाँ हम देखते हैं कि सूर्य का सीधा प्रकाश इस रेखा पर यानी कर्क रेखा पर पड़ रहा है, और कर्क रेखा पर जो सीधा प्रकाश पड़ता है वो दिन जो टाइम होता है वो 21 जून होता है। कौन सा दिन होता है? 21 जून। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाता है? ग्रीष्म अयनांत। क्या कहा जाता है इसको? ग्रीष्म, क्योंकि ऋतु भी गर्मी का हुआ रहता है। अयनांत का अर्थ होता है अंतिम स्थिति सूर्य के किरण का। तो ग्रीष्म अयनांत की स्थिति बनती है 21 जून को। इसको आप याद रखेंगे। एक चीज़ और है गौर करने का कि अब क्वेश्चन ये नहीं देता है कि किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो सबसे बड़ा दिन 21 जून है, लेकिन ये अब रटी रटाई बात हो गई। अब यह पूछ देगा क्वेश्चन में कि उत्तरी गोलार्ध में जो ग्रीष्म अयनांत होता है वो क्यों होता है या किस रेखा पर होता है। तो वैसी स्थिति में हमको जाने रखना है कि यह जो पृथ्वी क्या होती है, ये उत्तरी गोलार्ध में जब सनलाइट ज़्यादा पड़ता है और स्थिति यह होती है कि कर्क रेखा पर उस समय सूर्य का पूर्णतः प्रकाश पड़ता है, वैसी स्थिति में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है और अंतिम स्थिति 21 जून को होती है। इसीलिए इसे 21 जून को ग्रीष्म अयनांत के नाम से जाना जाता है, और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? 21 जून को। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर हुआ? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहेगा और स्थिति यह होगी कि जो सनलाइट है वो सीधा कर्क रेखा पर पड़ेगा, यानी सूर्य उत्तरायण हो गया रहेगा। तो वैसी स्थिति में ये ग्रीष्म अयनांत के नाम से जाना जाता है, जो किस दिन होता है? 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इतना से हम लोग क्लियर हुए। अब आगे बढ़ें इधर की ओर। तो सूर्य से यहाँ पर देख रहे हैं ये दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य के सीध में आ गया, यानी मकर रेखा। ये जो दिखाई दे रही है वो मकर रेखा दिखाई दे रही है। मकर रेखा कहाँ हो गई है? सीधे इसके लाइट में पड़ रही है। तो जब इसके लाइट में पड़ रही है, निश्चित है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी। तो और ये जो है वो उधर की ओर दिखाई दे रहा है, यानी विमुख, सूर्य से विमुख पीछे, तो उधर क्या हो जाएगा? शीत ऋतु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध के लिए शीत अयनांत होगा, यानी कि वो मकर रेखा पर, यह जो है वो मकर रेखा है, इस मकर रेखा पर लास्टली यानी अंत में यहाँ पर पहुँचेगा। वो जो होगा टाइम वो 22 दिसंबर होगा। कौन सा टाइम होगा? 22 दिसंबर। यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के लिए वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन। इसीलिए क्वेश्चन जब भी बनता है उत्तरी गोलार्ध को रख करके ध्यान में बनता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उसी को ध्यान में रख करके क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। और सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध के लिए क्या हो गया? सबसे बड़ा दिन। लेकिन उत्तरी गोलार्ध के लिए क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको दक्षिण अयनांत के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीष्म अयनांत, वो शीत अयनांत। कौन सा अयनांत? शीत अयनांत। मेन विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर
तारीख याद रखना है 22 दिसंबर। किस रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है? अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए, कोई कर दे, तो मकर रेखा पर। किस पर होगा? मकर रेखा पर। तो निश्चित है कि मकर रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ रहा होगा तो कर्क रेखा काफ़ी ऊपर हो गया होगा। तो ऊपर हो जाने की वजह से हम लोग, कर्क रेखा हमारे भारत से बीचों बीच से गुजरती है, तो उस स्थिति को ध्यान दें। तो जो दिसंबर जनवरी का महीना होता है वो कैसा होता है? ठंडी वाला। तो इस एरिया में क्या हो जाता है? गर्मी, और हमारे एरिया में ठंडी। तो इसलिए इसे शीत अयनांत के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या कारण है कि ठंडी के समय में हमारे यहाँ बड़ा दिन मनता है जबकि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिनों में मनाया जाता है? तो रीज़न यही रहता है, ध्यान देना होगा। रीज़न यही करना है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है और हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है, जबकि उस समय टाइम जो होता है वो दिसंबर का ही होता है। अब जानेंगे विषुव। विषुव किसे कहते हैं? तो विषुव किसे कहते हैं? वैसी स्थिति जब सनलाइट जो होता है वो कहाँ पड़ता है? सीधे विषुवत रेखा पे पड़ता है। अब ये न कर्क रेखा पे पड़ेगा और न मकर रेखा पे पड़ेगा, वो कहाँ पड़ेगा? विषुवत रेखा पे। कारण क्या होता है कि हमारी जो धरती है वो गोलाभ है। तो गोलाभ कहने का अर्थ यह कि जो पॉइंट के पास, यानी कि यहाँ पर जितने क्षेत्र में है उतने ही क्षेत्रफल में ये विषुवत रेखा पर नहीं है। विषुवत रेखा पर क्या है? फैली हुई है। तो फैला हुआ होने के कारण जब इस स्थिति में पृथ्वी आ जाती है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि सूर्य का लाइट जो होता है वो पूरे विषुवत रेखा पर पड़ता है, और विषुवत रेखा पर पड़ने की वजह से आधे भाग में दिन हुआ रहता है और आधे भाग में रात हुआ रहता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? विषुव। तो यह हो जाता है बसंत विषुव। इसको नाम दिया जाता है बसंत विषुव, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में उस समय बसंत ऋतु हुआ करती है, और बसंत ऋतु के समय में ही ऐसा होता है 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को। विषुव को इक्विनॉक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो 21 मार्च को ये बसंत विषुव होता है। याद रखेंगे क्यों होता है? तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पूरे इसमें रात और दिन बराबर होता है पूरे दुनिया में। नीचे आ जाएं हम लोग इस वाले फिगर पे, यह भी स्थिति वही है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ना नॉर्दर्न पोल पर है पूर्णतः सूर्य और न ही सदर्न पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये भी विषुवत रेखा पर सीधे गमन करता है सूर्य की किरणें, और यहाँ पर विषुव की स्थिति होती है, यानी विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं। और वैसी स्थिति में ये क्या बनाता है? ये शरद विषुव, क्योंकि इस वाले भाग में उत्तरी गोलार्ध में यह जो स्थिति होती है तो ये कही जाती है शरद ऋतु की। तो शरद ऋतु जब होती है तो शरद विषुव के नाम से इसे जाना जाता है। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है हर साल में। 23 सितंबर जो समय होता है उस समय शरद विषुव होता है। तो इस जानकारी से हम लोग परिचित हुए। अगला इसको हम लोग एक मैप से समझ लें और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से यह जो 21 जून और ये सारा कुछ है वो कैसे आता है। इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा देख लें, ध्यान दे लें। अयनांत को और विषुव को यहाँ एक बार इस फिगर में समझ लेंगे पूरे संसार के मैप में तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा एशिया, ये अपना भारत दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये यूरोप का भाग हो गया, ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, वो ऑस्ट्रेलिया का भाग हो गया, इसका इधर तक आया हुआ है, और ये है अंटार्कटिका। इन सब से हम लोग परिचित हैं पीछे भी, लेकिन इसको जान लें कि किस तरह से जो सूर्य का हम लोग अभी बात किए वो कैसे होता है। तो जैसे देख रहे हैं कि ये इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा, और ये कर्क रेखा, और ये हो गया मकर रेखा। इतने ही दूर में जब सूर्य की किरणें आती हैं तो किस तरह से आती हैं, जैसे जब चलें तो वो पूरे का पूरे में
बिखर के एक समान नहीं, कहीं पर उसका सेंटर होता है। तो जैसे कि मान लो कि पूरब से ऐसे आया सूरज और यहाँ पर 21 जून है, कितना है 21 जून को, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके कि 21 जून को क्या होता है, सबसे अंत में सूरज यहाँ पर दिखाई दिया। वो जब अब यहाँ से दक्षिणायन होगा तब ना पीछे की ओर जाएगा, तो यहाँ से ये ऐसे रिटर्न हो रहा है जब, तो ये कहाँ पहुँचा, विषुवत रेखा पर। यहाँ पर विषुवत रेखा जो हुआ वो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में यहाँ पहुँचा। तो सितंबर कितना तारीख को, 23 सितंबर को, 23 सितंबर को यहाँ झलका। और यहाँ झलकने की वजह से क्या हुआ कि दोनों ही भागों में दिन और रात बराबर हुए। अब इसके बाद ये सूर्य जो होता है वो दक्षिण की ओर चलते हुए कहाँ आता है, मकर रेखा पे। तो मकर रेखा पे जब आया तो यह जो स्थिति आई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कितने दिसंबर को बताएं, 22 दिसंबर, ठीक है। यहाँ से फिर ये टर्न होगा, यानी उत्तरायण होगा सूर्य। अब जब उत्तरायण होगा तो ये चला अब इस तरह से, यहाँ से देख लिया जाए, ऐसे चला। तो जब ये चल रहा है तो एक बार फिर यहाँ पहुँचेगा। तो फिर यहाँ जो पहुँचा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कितने मार्च को पहुँच गया, 21 मार्च को। तो यह जो टाइम होता है ये विषुव का होता है। विषुव मीन यानी एक बार जब यह सूर्य की किरण जब ऊपर जा रही है तो उस समय भी क्या हुई, इस पर चमकी, और एक बार जब नीचे आ रही है तो भी इस पर चमकी। तो 2 बार विषुवत रेखा पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है और उस दिन पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस स्थिति को हमेशा ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अप्रैल, मई, तो क्या आ गया, जून, 3 माह का फर्क होता है इसमें। तो यहाँ पर ध्यान देना है हमेशा। 21 जून ग्रीष्म अयनांत, या इसको कहा जाए कर्क संक्रांति। कौन सी संक्रांति, वो जो हम लोग चूड़ा दही खाते हैं मकर संक्रांति, वो वाली नहीं, पूजा पाठ वाली नहीं। यहाँ पर ज्योग्राफिकल जो संक्रांति होती है 21 जून को होती है, वही जिसको हम लोग ग्रीष्म अयनांत के नाम से भी जान रहे हैं। तो क्लियर हो पा रहा है इससे, एक बार फिर समझा दूं। सूर्य की किरण, सपोज दैट पूरब से किरण आ रही है और आते समय ये पूरे विश्व में बिखर रही है। तो विश्व में बिखर रही है सही, लेकिन हम लोग जान चुके हैं उस पिछले फिगर से कि ये कहाँ से कहाँ होती है। तो विषुवत रेखा से कर्क रेखा, अब कर्क रेखा से विषुवत होते होते मकर रेखा, बस इतने ही दूर में सीधी गमन करती है। तो सीधी जो गमन करती है उसमें स्थितियाँ तैयार होती हैं। वो स्थिति क्या होती है कि अगर हम लोग यहाँ से उत्तर से शुरू होते हैं 21 जून से, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सूर्य का अंतिम किरण है, यानी कर्क संक्रांति है। अब उसके बाद क्या होगा, सूर्य नीचे होगा। तो नीचे होते 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 वो स्थिति ऐसी आती है कि एक दिन वो कहाँ जाता है, वो आता है विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पर जिस दिन चमकता है वो ठीक स्थिति 3 महीने बाद होती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर जो हुआ ये 23 सितंबर को, ये क्या होता है, यहाँ पर दिन और रात पूरे विश्व में बराबर होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विषुव के नाम से जाना जाता है। और चूँकि इस एरिया में अब ठंडी पड़ने लगेगी, कहाँ से अब सूर्य जो है वो नीचे की ओर आने लगा, तो वैसी स्थिति में यह जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, जो टाइम होता है वो शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है उत्तरी गोलार्ध में। तो इसको कहा जाता है शरद विषुव। कौन सा विषुव, शरद विषुव। अब 23 सितंबर के बाद जब ये सनलाइट जो है वो नीचे की ओर गमन करता है मकर रेखा की ओर, तो मकर रेखा की ओर जाते 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 फिर 3 महीने बाद यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को यहाँ पर मकर संक्रांति होती है। कौन सी संक्रांति, मकर संक्रांति मीन शीत अयनांत, जिसको हम लोग पढ़े उसमें पीछे वाले फिगर में शीत अयनांत। अब यहाँ से क्या होगा, सनलाइट जो होगा वो उत्तरायण होगा। अभी तक देखे ये दक्षिणायन हुआ, अब ये उत्तरायण होगा। तो उत्तर की ओर जब बढ़ेगा धीरे धीरे, तो यह जो टाइम हो जाएगा ये यहाँ पर आकर के यानी विषुवत रेखा पर
आकर के ये 21 मार्च हो जाएगा। कौन सा टाइम होगा? 21 मार्च। और ये जो टाइम होता है वो हो जाता है बसंत का, बसंत विषुव, इसीलिए इसको कहा जाता है बसंत विषुव। और मार्च के बाद फिर गर्मी तेज होने लगती है और सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है? उत्तर की ओर बढ़ने लगती है। अभी तक ये विषुवत की ओर बढ़ रही थी और विषुवत से तब उत्तरायण होती है, उत्तरायण होकर के ऊपर गई, फिर ये नीचे आकर के ये दक्षिणायन हो जाती है, फिर ये उत्तरायण होती है। यही चक्र चलते रहता है और इसी में कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, बसंत विषुव और शरद विषुव सभी आते हैं। तो आशा है इसको आप लोग बहुत बढ़िया से समझ पाए होंगे इस फिगर में। पहला देखिए हम लोग प्रदीप्ति वृत्त, जो क्या बता रहा है? इस ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा जो दिन और रात को प्रकट करती है, स्पष्ट करती है। अगला ये कि किस तरह से हमारी धरती पर बस विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य का प्रकाश क्या करता है? सीधा गमन करता है। इस चीज़ को इसमें हम लोग समझे। इसमें देखें कि किस तरह से हमारा जो अयनांत है वो कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति और बसंत विषुव, शरद विषुव आदि को इसमें हमने वो सूर्य का गमन दिखा करके बताया। इसमें हम लोग जाने कि किस तरह से ये उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ है। यहाँ पर विषुवत रेखा पर किरण पड़ रही है सूरज की सीधी, और वहाँ पर मकर रेखा पर, और यहाँ भी विषुवत रेखा पर। तो इस तरह से ये जब कर्क रेखा पे पड़ रही है तो कर्क अयनांत हो गया, वहाँ पर मकर रेखा पर पड़ रही है उस समय मकर अयनांत, मेन वही शीत अयनांत, ये हो गया ग्रीष्म अयनांत, ये हो गया हमारा शरद अयनांत और ये हो गया बसंत अयनांत। आशा करती हूँ इस वीडियो को आपने काफ़ी एंजॉय किया और जानकारी हासिल की। इसी के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। जय हिंद।